करीब 600 करोड़ रुपए की मालकिन अपने नौकर से कहती है कि मुझे चाय की तलब लगी है, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाकर ला सकते हो। नौकर कहता है कि ठीक है मैडम, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। जैसे ही नौकर चाय बनाकर लाता है और जब वो चाय पीती है तो उसे नींद के झटके आने लगते हैं। वो अपने नौकर से कहती है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं आराम करना चाहती हूँ। जैसे ही वो नींद लेकर खड़ी होती है तो वो अपने आप को एक लकड़ी के ताबूज में बंद पाती है। वो घबराकर चीखने चिल्लाने लगती है ताकि कोई उसे वहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन घर वालों तक वो आवाज़ पहुँच नहीं पा रही थी। आखिरकार वक्त बीतने लगता है और लगभग 35 महीने का समय बीत जाता है। आखिरकार जब उस महिला को उस ताबू से बाहर निकाला जाता है, इसके लिए मजिस्ट्रेट, डॉक्टरों की टीम, बड़ी सारी संख्या में लोग और फोरेंसिक टीम भी वहां पर आई होती है और पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है। और वीडियोग्राफी के बाद जब दुनिया के सामने ये सच आता है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार इतने करोड़ों की मालकिन का ये हाल होगा। आज की कहानी उसी महिला की है जो राजघराने से ताल्लुक़ रखती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और मैं आपके लिए ऐसे ही क्राइम से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। इसी का एक इलाका है रिचमन इलाका। दरअसल 27 अगस्त 1947 की यह बात है। हैदराबाद, जयपुर, मैसूर के पूर्व दीवान हुआ करते थे सर मिर्ज़ा इस्माइल। इनके घर में इनकी पोती का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सकेरे खलीली। जब वो पैदा होती है तो घर में बहुत सारी खुशियां मनाई जाती है। वक्त जैसे जैसे निकलता जाता है वो बड़ी होती है और बहुत खूबसूरत होती है और राजघराने का शौक स्टाइल रखती थी। उसके परिवार के ही एक लड़के का रिश्ता आता है जिसका नाम होता है अकबर मिर्ज़ा। अकबर मिर्ज़ा IAS ऑफिसर होता है और शादी के बाद जब भी वो किसी दूसरे देश में जाते थे तो सकेरे खलीली को अपने साथ रखते थे। वक्त गुजरता जाता है और उन्हें एक के बाद एक बेटियां पैदा होती है और ऐसे करके उन्हें 4 बेटियां हो जाती है। और जब उन्हें 4 बेटियां हो जाती है तो वो इंडिया में ही रहने लग जाते हैं और अपने रियल एस्टेट देखने लग जाते हैं। सकेरे खलीली के जो पति होते हैं वो कभी इंडिया तो कभी बाहर रहते थे। एक बार रामपुर नवाब के यहाँ शादी समारोह होता है तो ऑफिसर जो होते हैं वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुम शादी के समारोह में हो आना और मैं आ नहीं पाऊँगा। सकेरे खलीली अपने 4 बेटियों को लेकर उस प्रोग्राम में शामिल हो जाती है और ये बात है साल 1983 की। जब वो शादी में शामिल होती है तो उनसे पूछा जाता है कि हस्बैंड क्यों नहीं आए, तो वो जवाब देती है कि उन्हें ज़रूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। और जैसे वो शादी में आती है तो उस घर में एक नौकर था जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्रा होता है। उस नौकर में एक कला थी ये कि वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। जब नौकर को पता चलता है कि ये करोड़ों की मालकिन है और एक राजघराने से है तो नौकर सकेरे खलीली से कहता है कि मैडम तुम्हारे 4 लड़कियां हैं और आप जानना चाहती हो कि आपके घर लड़का क्यों नहीं हुआ। ये बात बोलकर नौकर ने जैसे सकेरे खलीली की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे लड़का नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे चेहरे को देखते ही समझ गया कि तुम्हें एक बेटे की जरूरत है। तुम्हारे पति तो तुम्हें बेटा दे नहीं सके, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बेटा दे सकता हूँ। एक बार तो सकेरे खलीली को उस पर विश्वास नहीं हुआ। जब उससे पूछा गया कि तुम कौन, तो वो बोलता है कि मैं रामपुर के जो नवाब है उनके जायदाद की रखवाली करता हूँ। तभी वो उस नौकर को ऑफ़र देती है कि तुम्हें रामपुर को छोड़कर बेंगलुरु आना पड़ेगा और वहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। इस ऑफ़र को वो मान जाता है और सकेरे खलीली के साथ रहना शुरू कर देता है। साथ ही उनकी ज़मीन जायदाद में हाथ बंटाना शुरू कर देता है। वक्त गुजरता है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। जब तुम अपने पति से अलग रहोगी तभी तुम्हें बेटा प्राप्त होगा। नौकर की बातों में आकर सकेरे खलीली अपने पति से तलाक लेने की इच्छा जाहिर करती है और साल 1985 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। और तलाक होने के बाद नौकर उसे बोलता है कि अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तब 17 अप्रैल 1986 को वो शादी करती है। तब उसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है और शादी होने के बाद मनोहर लाल मिश्रा अपना नाम बदल लेता है और अपना नाम स्वामी श्रद्धानंद रख लेता है। सकेरे खलीली की 3 बेटियां इस शादी से नाराज़ हो जाती है और अपनी नानी के साथ चली जाती है। और जो चौथी बेटी होती है जिसका नाम सवा होता है वही अपनी माँ से थोड़ी बहुत बातें कर लेती है। एक दिन सवा अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। और ये लड़की मुंबई चली जाती है और वहाँ जाकर अपना मॉडलिंग का सपना पूरा करने में लग जाती है। इस दौरान सवा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। मई 1991 की बात है। जब सवा ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया
तो फ़ोन उसकी मां ने नहीं बल्कि स्वामी सरदानंद उठाता है और सवा उससे अपनी मां के साथ बात कराने को बोलती है। तो सरदानंद बोलते हैं कि तुम्हारी मां नवाब साहब के यहाँ शादी समारोह में गई है, 2-4 दिन बाद बात करना। जब वो 2-4 दिन बाद फ़ोन करती है तब भी उसे ये बोलकर टाल दिया जाता है कि कच्छ में हीरा व्यापारी के यहाँ शादी समारोह है, वो वहाँ गई। धीरे धीरे समय निकलता रहता है और उसे यह बोलकर टाल दिया जाता है कि माँ बाहर गई हुई है। अब उस लड़की को शक होने लगता है और वो माँ की तलाश करने लगती है, पर उसे अपनी माँ कहीं नहीं मिलती। आखिरकार वो फिर से बेंगलुरु में आती है और 10 जून 1992 की बात है, अशोकनगर पुलिस स्टेशन में सवा पहुंचती है और कहती है कि मेरी माँ मई 1991 से लापता है, उनको मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। और मैं जब सरदानंद से पूछती हूँ तो वो सही जवाब नहीं देते हैं। कभी बोलते हैं कि नवाब साहब के यहाँ शादी समारोह में गए हैं और कभी बोलते हैं कि हीरा व्यापारी के यहाँ गई हुई है। इस दौरान एफआईआर तो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन पुलिस उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। 10 जून 1992 को एफआईआर दर्ज की गई थी और साल 1994 आ जाता है, लेकिन उसकी मां का कोई पता नहीं चलता। तब उसने कुछ उच्च अधिकारियों से संपर्क करके इस मामले की जांच केंद्रीय अपराध शाखा को 26 मार्च 1994 को जांच दे दी जाती है और केंद्रीय अपराध शाखा इस जांच को गंभीरता से लेते हुए उसकी मां के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक कांस्टेबल होता है जिसको पता होता है कि इस घर का एक नौकर रोज पास के ठेके पर शराब पीने जाता है, तो वो कांस्टेबल शादी वर्दी में जाकर उस ठेके पर बैठ जाता है, उस नौकर को फ्री में शराब पिलाता है। और उस नौकर से जब सकेरे खलीली के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि मैडम तो घर पर ही है और उनको सारी दुनिया में ढूंढा जा रहा है। दरअसल घर में एक कमरा बना हुआ है और उस कमरे में ही उनको दफनाया गया है। ये बात सुनकर कांस्टेबल उच्च अधिकारियों से यह बात साझा करता है और उच्च अधिकारी इस बात को गंभीरता से लेते हुए 28 मार्च 1994 को स्वामी सरदानंद को हिरासत में ले लेते हैं। और जब सरदानंद से इसके बारे में पूछा जाता है कि उसने ये क्यों किया, तब वो बताता है कि सकेरे खलीली के पास 600 करोड़ की संपत्ति थी और लड़का न होने के कारण वो अपनी संपत्ति चारों लड़कियों में बांटना चाहती थी। बस इसी बात से परेशान होकर उसने सकेरे खलीली को चाय में नींद की गोली देकर और उसे बेहोश कर दिया और ताबूत में डालकर उसे अपने कमरे के नीचे दफना दिया था। और कोर्ट उसे सज़ा सुनाती है कि जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते तब तक इसको फांसी से लटका रहने दिया जाए। सरदानंद कोर्ट में अपील करता है कि उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ किया जाए और उसकी सज़ा को भी कम किया जाए। तो साल 2008 में इसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और उसे सज़ा सुनाई जाती है कि स्वामी सरदानंद को तब तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। आज सरदानंद की उम्र 81 साल हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।